देश भर में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी है। रोजमर्रा के 99% सामान सस्ते हो चुके हैं, लेकिन क्या सच में आपको इसका फायदा मिल रहा है? कई दुकानदार अब भी पुराने दाम वसूल रहे हैं और ग्राहकों को नई दरों का फायदा नहीं मिल रहा है। इस शो में हम जानेंगे कि कंज्यूमर्स को किस तरह की समस्याओं का सामना करना हो रहा है, शिकायतें कहां और कैसे दर्ज कर सकते हैं, और अगर दुकानदार नियमों का उल्लंघन करें तो क्या कार्रवाई होती है। साथ ही सरकार उपभोक्ताओं के हित के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, ये भी हम समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपके पैसे और आपके अधिकारियों की पूरी खबर लेकर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद भी दुकानदार क्यों नहीं दे रहे हैं सामान में छूट? एनसीएच पर सिर्फ 4 दिन में 300 से ज्यादा शिकायतें क्यों आई? नियम का उल्लंघन करने पर क्या कंपनियों, दुकानदारों पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? साथ ही कंज्यूमर्स को जागरूक करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, और एनसीएच पर शिकायत करने के बाद भी उपभोक्ता को कितनी जल्दी समाधान मिलेगा? ये सारे सवाल है। इन्हीं सवालों की हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ चंद मेहमान हैं जिनका परिचय करवा दूं। प्रोफेसर बेजौन कुमार मिश्रा हैं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। अभिजीत सिन्हा हैं, नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। साथ ही हमारे साथ केपी सिंह है, पूर्व प्रिंसिपल कमिश्नर है जीएसटी के। और साथ ही देवेंद्र स्वरूप सक्सेना हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, रिटायर्ड हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शक को आप जागरूक भी करेंगे। बेजौन सर, आपके पास ही मैं आऊँगा। जीएसटी दरों में कटौती के बावजूद ग्राहकों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। अब सवाल यह है कि रोजमर्रा के सामान पर पुराने दाम वसूलने से कंज्यूमर्स के जो राइट्स है उसका यहां पर हनन हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि जब भी आप कोई अनाउंसमेंट ले आते हो तो अनाउंसमेंट लाने के पहले हम लोग को सब तंत्र को सही ढंग से एक सक्रिय रूप दे देना चाहिए कि जो लोग नहीं लागू करेंगे तो उनके साथ क्या व्यवहार होगा, लागू क्यों नहीं हो पाएगा, क्या बैरियर्स है कि उसको हमको एड्रेस करना चाहिए। जैसे हमको जो शिकायत आ रहा है, हमारे पास जो रिटेलर्स शिकायत लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर तो अपना पल्ला झाड़ दिए हैं, उन लोग वापस लेना नहीं चाह रहे हैं। जो हमारा स्टॉक नहीं बिका है, जिसके लिए हम पैसे दे चुके हैं, जिसके लिए टैक्स का भुगतान हो चुका है, वो कैसे हमको रिफंड होगा, वो किस ढंग से हमको रिफंड प्राप्त करवाएगा, उसका कोई चर्चा नहीं हो रहा, उसका कोई तंत्र नहीं बन रहा, उनका कोई सुविधा नहीं मिल रहा। तो नेचुरली उसको यदि नहीं मिल रहा तो वो बेचारे क्या करेगा? वो तो ग्राहकों से ही मांगेगा ना। और ग्राहक जो जागरूक ग्राहक है वो तो चैलेंज कर रहे हैं, जो जागरूक नहीं है वो तो खरीद भी ले रहे हैं उस हायर टैक्स में, वो ले रहे हैं उनसे वो स्टॉक जो पड़े हुए उनके पास। तो मतलब हमारे देश में जो हेल्पलाइन नंबर है, जैसे 1915 1800114000, ये कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है। अब मैक्सिमम टाइम हमारे पास शिकायत आ रहा है कि वो हेल्पलाइन नंबर चल नहीं रहा है, लेकिन हमको मालूम है चल रहा है। बट इतने ट्रैफिक है उस हेल्पलाइन पे कि कई कंज्यूमर वंचित हो जा रहे हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं जब वो दिक्कत में है। जब वो दिक्कत में है, मार्केट में है, और या वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं जहां पर उसके साथ धोखा हो रहा है, तो वो तो उसी समय शिकायत करना चाहेंगे। और वो बार बार जब कोशिश कर रहा है, जब शिकायत, तो ऑल्टरनेटिव नंबर्स देना चाहिए। इस समय उनके पास मैन पावर बढ़ाना चाहिए बैक एंड में, ताकि कोई कॉल वेटिंग ना हो, किसी को भी वो असुविधा ना महसूस करना पड़े कि हमारे पास जो शिकायत है उसका सामान। अब कोई बैठा है कोयम्बटूर में और ये हेल्पलाइन नंबर है दिल्ली में, अब कैसे वो दिल्ली से कोयम्बटूर को निष्कासन करेंगे उनके शिकायत को, उसका तंत्र क्या है वो अभी तक हम लोग को नहीं मालूम। आप लगातार दिखा रहे हो व्हाट्सएप नंबर है, अब व्हाट्सएप में भी भेजा जा रहा है, उसका क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, क्या लोग कह रहे हैं, लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, ईमेल्स में जवाब जा रहा है कि नहीं। क्योंकि जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाएंगे तंत्र में, तब तक एक आम उपभोक्ता ऑलवेज शोषित महसूस करेगा। वो ऑलवेज ये महसूस करेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको कोई बचाने वाले नहीं है, हमको कोई मदद नहीं कर रहे हैं।
और आप लोग सबको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह चल रहा है, ये आपका और हमारा पैसे से चल रहे हैं। जहां कंज्यूमर वेलफेयर फंड करके एक फंड क्रिएट किया गया है, जो पैसा वापस ले लेते हैं, वैट के थ्रू, आई मीन सॉरी, वैट बोलता है, जीएसटी के थ्रू, या जो रिकवर हो रहा है, जो मनमानी पैसे लेते हैं, फिर सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई करके रिकवरी करते हैं, वो सारे पैसे कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पार्क किया जाता है, क्योंकि इंडिविजुअली कंज्यूमर को रिफंड नहीं दे पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के तहत एक डायरेक्शन पे ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड गठित हुआ 2000 में, और उसके बाद से उसका यूसेज हो रहा है, इस ढंग का यूसेज हो रहा है। जो जागो ग्राहक जागो जो कैंपेन शुरू हुआ है हमारे देश में, वो केवल 2005 में हम लोग शुरू किए। वो कैंपेन केवल इस पैसे से चलने का है, जिससे लोगों को जागरूकता हो, अवेयरनेस हो, सशक्तिकरण हो, ताकि एक आम उपभोक्ता ये महसूस करे कि सरकार हमारे लिए चिंतित है, हमारे लिए सोचते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस समय जब इतना भयंकर रूप से इसका प्रचार हुआ है, जीएसटी का कटौती, तो इसका एक निष्कासन के लिए भी एक बढ़िया तौर तरीका बनना चाहिए। जो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर स्टेट गवर्नमेंट कंज्यूमर अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट होता है अलग से हर स्टेट में, उन लोग सबको जागरूक हो जाना चाहिए। ये केवल कंज्यूमर जागरूक होने से नहीं होगा, हर एक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि केवल कंज्यूमर ही नहीं, हर कंज्यूमर के साथ साथ जो पूरा सिस्टम है उसे जागरूक करने की ज़रूरत है, तभी इस तरह की दिक्कतें खत्म होगी। हालांकि उनकी दलील भी है कि पुराने स्टॉक पड़े हुए हैं, इस वजह से भी कुछ वो पास ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी लागत वहाँ पर ज़्यादा है। जो खास करके रिटेलर है, छोटे रिटेलर है, उनकी तरफ से ये समस्याएं और ये कहा जा रहा है, उनका तर्क ये दिया जा रहा है। देवेंद्र स्वरूप सक्सेना सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जीएसटी घटने के बावजूद कंपनियां ग्राहकों तक लाभ नहीं पहुंचाती है, क्या ये एक एथिक्स की समस्या है? और साथ ही आपको लगता है कि जो टैक्स कंप्लायंस में जो मानसिकता है वो बदलने की जरूरत है, ताकि कंज्यूमर्स का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सबका जो जिस हिस्से से हम काम कर रहे हैं वो पूरा हो सके? मैं ये कहूँगा कि कंपनी तो प्रॉफिट कमाने के लिए करती है काम, तो उसे लगता है कि अगर कुछ जीएसटी घटा है तो हमें भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, और इसके लिए जो है कोई इफेक्टिव डेटरेंट सरकार को लाना चाहिए था। जैसे मैं देख रहा हूँ लिखा रहता है कि ग्राहक की दुकानदार के खिलाफ और फलाने के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, लेकिन वो कार्यवाही क्या होगी ये कभी स्पेल आउट नहीं हुआ है। अगर आप थोड़ा इतिहास देखें तो 2017 में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का गठन किया गया था। उसमें एक चेयरमैन था जो कि सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर था, और उसके साथ 4 टेक्निकल मेंबर थे। तो जब इन लोगों के पास कंप्लेंट जाती थी एनएए के पास, तो ये उसका इन्वेस्टिगेशन करते थे, और इन लोगों ने करीब, मुझे लगता है 200-300 केसेस में लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया, बड़े बड़े फाइन लगाए। बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, उन्होंने ऐसा किया था कि जब जीएसटी कम हुआ तो उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया, जिससे रिटेल प्राइस सेम रहा। तो ऐसे केसेस में उन्होंने एक कंपनी पे 230 करोड़ का, किसी पे 50 करोड़ का ऐसा फाइन लगाया, जिससे रियल डेटरेंस हुआ। लेकिन ये प्रोविजन सिर्फ 2 साल के लिए था, इसे 2 साल के लिए फिर एक्सटेंड किया गया, थोड़ा और एक्सटेंड किया गया। इसके बाद ये जो है दूसरी एक एजेंसी को, कंपटीशन कमीशन को दे दिया गया ये प्रोविजन। तो फिर कंपटीशन कमीशन ने इसे वापस कर दिया कि हम ये नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, और एक सनसेट क्लॉज लाया गया, जिसमें ये था कि अब 1 अप्रैल 2025 के बाद कोई भी ऐसी कंप्लेंट, प्रॉफिटियरिंग की कंप्लेंट की जीएसटी बेनिफिट, रेट कट बेनिफिट पास ऑन नहीं हुआ है, एंटरटेन नहीं होगी। तो इसलिए कोई ठोस हमें डेटरेंट की ज़रूरत है, जिससे कि अगर विलिंगली लोग जो है कंप्लाई नहीं करते हैं, रेट कट को पास ऑन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही की जाए।
तो इस कार्यवाही के एक डर ठोस से कानून बनाने की जरूरत है, यहाँ पे सख्ती बरतने की जरूरत है। इस तरह के कानून होने चाहिए ताकि लोगों में डर का भी माहौल हो और जो सरकार का मकसद है, जिस मकसद से इस जीएसटी को घटाया गया था, वो पास ऑन ग्राहकों तक मिले, ये इसकी जरूरत है। और सिर्फ कंपनी जो प्रोड्यूसर है उनके लेवल पे ही नहीं, जो रिटेलर है या बीच के मिडिल मैन है, ताकि ग्राहकों तक उसका पूरा फायदा मिले। केपी सिंह जी, आप जीएसटी डिपार्टमेंट के पूर्व प्रिंसिपल कमिश्नर भी रह चुके हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जीएसटी दर घटने के बाद क्या दुकानदारों को तुरंत कीमतें घटाने की जरूरत है? क्या ये अनिवार्य है? और दूसरा, एक और चीज मैं यहाँ पे जोड़ूंगा कि अगर कोई व्यापारी टैक्स कटौती का लाभ नहीं देता है तो जीएसटी कानून के तहत, जीएसटी के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार सर। का जो प्रोग्राम है, जिसके लिए ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक पे आप डिस्कस कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर जीएसटी रेट कट का बेनिफिट या आईटीसी बेनिफिट अगर है तो दो सिचुएशन पे हमें प्रॉफिटेरिंग नॉर्मली करते पाए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने 22 तारीख से जो उन्होंने नया रेट्स कम किए हुए हैं, तो गवर्नमेंट काफी जगह प्रयास कर रही है विथ लॉट ऑफ वाइड पब्लिसिटी, काफी चल रहा है थ्रू द वेरियस चैनल्स वगैरह। इवन गवर्नमेंट ने भी है कई जगह उन्होंने ये भी कहा है कि दुकानों के सामने आप पुराना रेट और नया रेट वो आप उसको एक एज ए बिल बोर्ड की तरह लगाइए, जिसके पब्लिक को समझ में आए कि अगर मान लीजिए किसी का 28 से 18% हो गया या 18 से 5% हो गया तो डिफरेंस अमाउंट वो दिखना चाहिए। बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे जो सेलर होता है, जो ग्राहक होता है और सेलर होता है, बायर एंड सेलर, जो आपस में जो रिलेशन बनता है ना, तो मेनी टाइम्स जो सेलर है वो क्या कहता है कि रेट कट का बेनिफिट नहीं देगा, वो कहता है कि ये पुराना स्टॉक का है। अभी पुराना स्टॉक उसको लिए ओरली कह देता है, बट एज ए कंज्यूमर उसको ये नहीं पता होता है कि स्टॉक एग्जैक्टली कब आया, पुराना है कि नया है। बट जिस टाइम पे द लॉ क्या कहता है, जीएसटी लॉ ये कह रहा है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है अल्टीमेट कंज्यूमर का, उस दिन पे रिड्यूस बेनिफिट है तो उनको देना पड़ेगा। नाउ ये हमारे ग्राहक की भी कई बार गलती होती है कि वो अपने राइट्स को उतना अवेयर नहीं होते, इंसिस्ट नहीं करते हैं। एंड काफी ग्राहक तो ये भी कहते हैं कि कि भाई ठीक है हमें बिल नहीं चाहिए। कई बार जो सेलर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो कहते हैं कि आप अगर बिल लेंगे तो एक्स्ट्रा जीएसटी। तो कई बार लोगों लालच आ जाती है 2 रुपए 5 रुपए में, बट उस प्रोसेस में देश का बहुत नुकसान होता है और कंज्यूमर मूवमेंट का बहुत नुकसान होता है और कंज्यूमर एज ए क्लास बहुत सारा इसका लॉसेस होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, एक तो कंज्यूमर जो एक्टिविज्म है या कंज्यूमर अवेयरनेस वो इतनी टॉप लेवल पे होनी चाहिए कि जहां पे ही शुड पुट इट फुट डाउन कि ये हमारा राइट्स है और हम राइट्स लेके रहेंगे। नंबर 2, जो सेलर हैं, जो रिटेलर हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी उन्होंने कहा है, एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने दुकानों के सामने बिल बोर्ड या एक दिखाइए कि पुराना रेट और नया रेट, जिससे कि कंज्यूमर खुद सेटिस्फाई होकर कर लेगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि 22 तारीख को हम लोगों ने काफी न्यूज़पेपर में देखा कि जो कार डीलर्स वगैरह है, उनके पास में लोग क्यू लगा के खड़े हुए थे, बिकॉज उन लोगों ने क्या, कार डीलर्स की कार प्राइसिंग की ट्रांसपेरेंसी रखी कि एक पर्टिकुलर मॉडल 22 तारीख के पहले से 5 लाख में था और वही मॉडल 22 तारीख के बाद का जो 22 तारीख की प्राइसिंग है वो 4 लाख का है। तो क्लियरली 1 लाख दिख रहा है। अभी 1 लाख इवन सिंपल कैलकुलेशन की बात है कि अगर कोई टैक्स 18 से 5% हो गया है, यानी 13% का है, तो वेदर 1 लाख कमेंसुरेट टू 13% है कि नहीं, ये सिंपल कैलकुलेशन की बात है। तो जहां तक एक चीज और है सर, डीलर तो वहां पे ठीक है, कंपनियां वहन कर लेंगी, जो मैन्युफैक्चरर है वो डीप पॉकेट्स वाली है, लेकिन छोटे रिटेलर्स कैसे वहन करेंगे? उनके पास अगर पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है केपी सिंह जी, तो वो कैसे उस बोझ को उठा पाएंगी? क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिटेलर है, उनके पॉकेट बहुत थिन है। नहीं, देखिए, अगर हम एक्सेप्शन क्लॉज डालेंगे, जैसा आप कह रहे हैं ना, वो टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन क्लॉज कि हमारा पुराना स्टॉक है
और पुराना स्टॉक है तो जो हम पुराने रेट पे ही बेचेंगे। अगर हम एक्सेप्शन अलाउ कर देंगे ना, तो फिर तब ये कंज्यूमर का इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो जाएगा। हम किसी भी सूरत में इसको अलाउ नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर में कई सारी प्रोविजंस हैं। अगर आप इवन देखें, पुराना माल अगर है, पुराना माल है, उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चर रहती है, उसका बैच नंबर रहता है, कब आया, वो जो सप्लाई चेन में उसके तो पूरी की पूरी ट्रैकिंग रिपोर्ट होती है, एनालिसिस होती है। तो उसको हम करके भाई ठीक है, अगर रिटेलर नहीं बेच पा रहा है तो पुराना माल है तो उसको मैन्युफैक्चरर को वापस करे। सही बात भाई कही आपने कि मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर को वापस कर दे अगर पुराना माल है तो। एक और सवाल केपी सिंह, ये आपसे ही मैं पूछूंगा, क्या, क्योंकि आप जीएसटी विभाग में काम कर चुके हैं इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या विभागीय मॉनिटरिंग में अभी भी कोई कमजोरियां, खामियां हैं जिस वजह से ऐसे मामले आते हैं? देखिए, विभागीय जो लॉ बना हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉ बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। तो लॉ के अंदर में या उससे रिलेटेड जो रूल्स है उसमें कमी नहीं है। इश्यू क्या आ रहा है कि अवेयरनेस की और इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन पार्ट जो होता है वो मेन चीज जो मिसिंग लिंक है। और एग्जीक्यूशन पुअर इसलिए है कि उसमें हम एज ए कंज्यूमर, ग्राहक भी हम उसमें कहीं ना कहीं अपने राइट्स को कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हम एज ए ग्राहक अगर जाते हैं, अगर हमें 5 रुपए चीज है, वो दुकानदार कह रहा है तो वी आर रेडी टू पे भाई, कि हम ठीक है, हम इसको कैश में ले लेंगे, बिल नहीं चाहिए। तो हम इसके, अगर आप ये देखा जाए कि अगर ये कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ जाए तो नॉट ओनली ये तो अभी ठीक है, कंज्यूमर राइट्स के रिलेटेड जहां पे आप प्राइस जो डिक्रीज हुए हैं उसके बेनिफिट पास ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पॉइंट हम बात कर रहे हैं। बट अगर हम इफ यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग ऑल द बिल्स, तो जितने भी जो जीएसटी के बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, हम लोगों ने सुना हुआ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कितने लोगों की अरेस्ट हुए, सब कुछ है। जस्ट इमेजिन कि अभी जीएसटी रिलेटेड जो शो कॉज नोटिसेस है, कितना बड़ा बर्डन आने वाला है कि अपने जीएसटी ट्राइब्यूनल जो अभी चालू होने वाला है, उनकी हियरिंग्स शुरू होने वाली है। तो आप एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम या जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना, वो एकदम चरमरा चुका है। लेकिन ठीक है, हम राइट नाउ वी आर टॉकिंग ओनली फॉर द लिमिटेड इंटरेस्ट पासिंग एज बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स। तो लॉ के अंदर में कोई कमी नहीं है, लॉ बढ़िया है, हमें एग्जीक्यूशन चाहिए, हमें कंज्यूमर्स का अपना राइट्स को चाहिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम ठीक है, हमें 2 रुपए 5 रुपए बेनिफिट के लिए हम अपने कानून की करेंगे, एक जिसको सिविक सेंस बोलते हैं, या अपने राइट्स के प्रति बिल्कुल बिल्कुल, अवेयरनेस भी जरूरी है, साथ ही सिविक सेंस भी होना चाहिए, और साथ ही आपके भी कुछ दायित्व होते हैं, उसे भी आपको तो पूरा करना ही चाहिए। सर अभिजीत जी, आपसे सवाल करेंगे क्योंकि आप नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। क्या जीएसटी दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों तक न पहुंचना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी सवाल खड़े करता है? और साथ ही क्या कंपनियां दुकानदारों को नियम समझाने और लागू करने की प्रक्रिया में भी यहां कमी दिखाई देती है क्या? अगर किसी भी योजना का कंज्यूमर के जिस बेनिफिट के लिए उस योजना का लाया गया है या वो बेनिफिट दी गई है वो उन तक नहीं पहुंचती है, तो डेफिनेटली ये सवाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके इम्प्लीमेंटेशन, उससे जुड़े लोगों सबके ऊपर उठता है। इस वक्त जिस तरह की इकोनॉमी इंडिया डेवलप कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमी और आप कह सकते हैं हाइब्रिड इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में कई सारी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हमें उन डिलीवरीज को, उन असर्टेनिटीज को डिलीवर करने से रोकती। ना सिर्फ जीएसटी में कटौती, बल्कि कई जगहों पे जहां सर्विस टैक्स की बात आई थी, कभी जब रेस्टोरेंट्स में सर्विस टैक्स को ऑप्शनल बना दिया गया था, आज भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप रिफंड्स लेने जाते हैं तो आपके रिफंड्स टाइम पर नहीं आते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां बिल्कुल ही रीएड्रेसल का मैकेनिज्म हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप नहीं कर पाए हैं। सो इस ग्रोइंग इकोनॉमी में जहां डिजिटलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जब हम ऐसे बेनिफिट्स को कस्टमर तक ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो लूप रह जाना बहुत स्वाभाविक है। और इन लूप्स को रिकनसाइल करना, यदि जो दुकानदार ये फायदा लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं वो इस लूप से निकल जाएं बिना पेमेंट किए हुए, बिना पेनल्टीज किए हुए, और यदि किसी कंज्यूमर ने इसकी शिकायत की है कंज्यूमर बोर्ड में, कंज्यूमर अफेयर्स में, उसको उसका फायदा लंबे समय के बाद भी नहीं पहुंचे, तो डेफिनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इम्प्लीमेंटेशन की जो एंड रिजल्ट्स है या उनका जो क्रियान्वयन है उसके ऊपर सवालिया निशान उठता है। बट आप इस चीज को, इस मुहिम को इस तरह भी देख सकते हैं कि ये ऑब्वियस है कि इस वक्त जब हमने
रेट्स चेंज किए हैं और ये रेट्स लोगों तक पहुंचने हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति उसी सिंक्रोनाइजेशन और उसी पोजीशन के साथ उतनी ही निष्ठा से, लगन से उसको पहुंचाने में लगा रहेगा, ऐसा मान लिया जाना गलत हो सकता है। जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां ऊपर नीचे कुछ कर देता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी कुछ और सवाल हैं, उनके सवाल की पड़ताल करेंगे और ग्राहकों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। जल्द लौटते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग और हमारी आज खास की पेशकश है कि जीएसटी बचत तो हुई लेकिन ये गई कहाँ, इसी पे चर्चा करें। बेजौन सर, आपके पास मेरा सवाल ये है कि शिकायत करने पर कंज्यूमर्स को वास्तव में कितनी राहत मिलती है? प्रैक्टिकल ग्राउंड का आपका अनुभव क्या कहता है? और दूसरा, क्या एनसीएच की मौजूदा व्यवस्था कंज्यूमर्स के लिए पर्याप्त है या इसमें सुधार की जरूरत है? सर, आपके पास 1 मिनट का समय है। 1 मिनट देने के लिए मैं तो इमीडिएटली कहूंगा पर्याप्त नहीं है। ये 10 टाइम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। जिस ढंग से शिकायत आते हैं और वॉल्यूम है वो पर्याप्त नहीं है। कंज्यूमर हेल्पलाइन 24 घंटा चलना चाहिए। ये नहीं कि सुबह 8 बजे से लेकर केवल 8 बजे तक चले, ये 24 घंटा चलना चाहिए। और जिस ढंग से वॉल्यूम आते हैं और उसका एक मतलब अध्ययन करके उस ढंग से स्टाफिंग करनी चाहिए ताकि कॉल वेटिंग टाइम ना हो। जब भी आप कॉल करें आप कोई ना कोई आपको मदद कर सके, ये बहुत ही जरूरी है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पर्याप्त पैसा है जिसको यूज करना चाहिए इस ढंग का काम के लिए। नंबर 1। नंबर 2, हम सोचते हैं कि कंज्यूमर को जिस ढंग से राहत मिलना चाहिए, जिस ढंग से कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जिस ढंग से उनको सेवा मिलना चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलना चाहिए, वो आज हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। और यदि है भी वो बहुत सीमित रूप से है। कुछ कंपनीज काफी कंज्यूमर सेंट्रिक है, बट 90% ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश में कंज्यूमर सेंसिटिव नहीं है। लेकिन चूंकि माहौल ऐसा है कि वो लोग सब जी रहे हैं। हम लोग ऑलवेज ये सोचते हैं कि आप कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं होंगे तो आपका व्यापार बंद हो जाएगा। वो गलत है। इंडिया में सब लोग गलत कर रहे हैं तो व्यापार भी चल रहा है उसी ढंग से, वो इकोसिस्टम भी उस ढंग से चल रहा है। तो हमारा कहना है कि आज हम लोग का सबका एक जरूरी है कि उपभोक्ताओं को जरूर देखना उस ढंग से, क्योंकि वही सब तंत्र को चला रहा है। वो टैक्स भी दे रहा है, वो उसको खरीद रहा है। कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। बहुत जरूरी पॉइंट आपने रखे हैं। देवेंद्र स्वरूप सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि लंबे समय से इस तरह की अगर शिकायतें जो रहती है टैक्स सिस्टम में, उससे क्या कंज्यूमर का भरोसा भी इससे कम होता है? और साथ ही सरकार को टैक्स सुधारों को लागू करने का किस तरह का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है यहाँ पर? सर, आपके लिए भी 1 मिनट है सर। मैं तो बस यही कहूंगा कि सरकार को जो है कुछ ना कुछ अपने पास डेटरेंट एक्शन रखना चाहिए, जिससे कि अगर कानून को लोग ना माने और इंटेंडेड जो बेनिफिशियरी है कंज्यूमर, अगर उसे फायदा ना हो और बीच में कोई उसको फायदा हड़प ले, तो उसके खिलाफ कार्यवाही का भी कोई जरिया होना चाहिए। तभी लोग जो हैं वो कानून को मानेंगे। और ये प्रॉब्लम सबको पता है, क्योंकि एक सत्य ये है कि चीजों के दाम कभी कम नहीं होते। ये एक बहुत पुरानी कहावत है अंग्रेजी में। सर, हमने कई बार देखे हैं कि पास ऑन होती है यहाँ पर। जब B2B बिजनेस में रेट काफ़ी कम हो जाते हैं, दलहन के केसेस में, तिलहन के केसेस में, खाने के तेल दालों में हमने देखा है कि मंडियों में रेट काफ़ी कम हो जाते हैं, रिटेल में पास ऑन होने में काफ़ी वक्त लग जाता है, 6 से 8 महीने तक वक्त लग जाता है। एक सवाल अभिजीत जी आपसे होगा, आपके लिए भी सर 1 मिनट का वक्त होगा। क्या मौजूदा जो कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम है ये बिजनेस करने वालों पर आपको लगता है कि ये अनावश्यक तौर पे दबाव डालता है या ये जरूरी है? 1 मिनट में सर खत्म कीजिएगा। मौजूदा सिस्टम में ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। आप ई कॉमर्स की डिलीवरी का एक समय जोड़िए, जब ई कॉमर्स की डिलीवरी समय पर नहीं होती थी, रिफंड नहीं मिलता था, एक्सटेंडेड वारंटीज को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती थी, वो दौर हमने पार किया। आज ओला उबर की आप गाड़ियां बुलाते हैं, उसको लेकर बहुत सारी शिकायतें होती हैं, और इंश्योरेंस के सेटलमेंट से रिलेटेड शिकायतें होती हैं। हर क्षेत्र में रेगुलेटर को या रेगुलेटरी बॉडी को तुरंत इंट्रोड्यूस कर दिया जाना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर थोड़ा दबाव तो जरूर बढ़ाता है, लेकिन इतना भी ढीला नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि कोई भी कंज्यूमर डेवलपमेंट या कंज्यूमर कंप्लेंट को एंटरटेन ही नहीं करे, उसको बहुत ज्यादा कैजुअली लेने लगे, ये भी सही नहीं है।
आपसे सवाल केपी सिंह जी, आखिरी सवाल होगा, आपके लिए भी 1 मिनट होगा। सवाल यह है कि क्या एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी एनए की जो प्रभावशीलता है उसका आपका अनुभव क्या रहा है, और क्या जो डिपार्टमेंटल मॉनिटरिंग होती है उसमें अभी भी आपको कमजोरियां दिखती है और जिसकी वजह से ऐसे मामले बार बार सामने आते हैं? एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी जो जब जीएसटी आया था तब से बनी थी, एंड ये 2022 तक एग्जिस्ट कर रही थी। इस बीच में इन्होंने करीब करीब 300 से ज्यादा इन्होंने रिपोर्ट जनरेट की। अभी अगर रिपोर्ट होती तो अब अगर आप एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी से, मैं बहुत क्लोजली जुड़ा हूं, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन देखे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि पुराना प्राइस, नया प्राइस, लेकिन जो पुराने और नए के बीच में है ना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अदर देन प्राइस कोई कॉस्ट बढ़ गई, बिजली का रेट बढ़ गया, पानी का रेट बढ़ गया, रेंट बढ़ गया, तो कैसी ऐसी कितनी नॉन प्राइस जो सेंसिटिव आइटम्स होते हैं वो सब कॉस्ट हैं। तो जो कॉस्ट शीट होती है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस होती है, तो उसके बीच में डिपार्टमेंट नॉर्मली कैलकुलेट करता है कि आपका कितना प्रॉफिटियरिंग है, तो प्रॉफिटियरिंग परसेंटेज डिटरमिन होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये, अभी तक डिपार्टमेंट अपना जो सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म करता था, लेकिन अगर वही चीजें सॉफ्टवेयर कपल्ड विद अगर एआई एल्गोरिदम से उसको करे, नया मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि एआई एल्गोरिदम से अगर वो करे तो क्या होता है कि हमें रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। सपोज किसी ने 5% टैक्स कम हुआ जी, जी। और 1% बिजली का रेट बढ़ गया या पानी का बढ़ गया, जी, तो जी। उसका जो नेट 4% है, 4% वी शुड बी एबल टू डिटरमिन इमीडिएटली विद इन 1 डे और विद इन मे बी 5-6 आवर्स, तब जाकर के जब टाइमली जी, जी। एक्शन होगा तब होगा। बिल्कुल। अभी आप बिल्कुल सही बात है, आपको यहाँ पर थोड़ी मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ साथ ग्राहकों को भी जागरूक होना ज़रूरी है। आप सभी मेहमानों का, आप लोग दिग्गज एक्सपर्ट्स थे, आपको वक्त बहुत ज़्यादा नहीं दे पाया, लेकिन टीवी की अपनी लिमिटेशंस होती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन जाने से पहले दर्शकों को कुछ सवालों के साथ छोड़ जाता हूँ कि अगर जीएसटी दरें घट चुकी हैं, लेकिन इसका असली फ़ायदा तभी मिलेगा जब हर कंज्यूमर जागरूक होगा और अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। दुकानदार अगर पुराने दाम वसूले तो चुप नहीं रहिए, तुरंत 1915 नंबर या फिर एनसीएच पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं और कार्रवाई भी होगी, लेकिन इसकी शुरुआत आपकी जागरूकता से होगी। इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।